रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO in 1948, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavior और social activity. देखिए, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? टोटली वेल-बीइंग इंसान, टोटली वेल-बीइंग पर्सन जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इनफैक्ट ना ही फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, ना ही मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, बिहेवियर में, सोशल एक्टिविटी में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वही क्या होता है? वेल बीइंग पर्सन होता है. ठीक है, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेल मेंटेन है. ओके, तो हम इसमें नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO 1948 एक ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली as well as behaviorally क्या हो? वेल. ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम प्रॉब्लम्स की बात करें. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव. आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम आती कहाँ से है? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट? देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली प्लानिंग. ठीक है, देखिए क्या है कि एक फैमिली है. ठीक है, जिसमें मनी अर्न करने वाले सिर्फ एक इंसान है. ठीक है, और फैमिली मेंबर्स मान लीजिए कितने हैं? फैमिली मेंबर्स मान लीजिए 20-25 हैं. ठीक है, तो बताइए उसमें क्या उन लोगों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. ठीक है, उन लोगों को अच्छे से किसी भी चीज की उन लोगों को कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ठीक है, ये फर्स्ट कॉज है फैमिली प्लानिंग. देखिए, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को जानना जरूरी है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना जरूरी है. ठीक है, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हाइजीन की जरूरत है, यानी कि साफ सफाई की जरूरत है. ठीक है, ये भी क्या है? प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. हमें देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज नहीं जानते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, उसकी हाइजीन को नहीं जानते हैं, कैसे साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक प्रॉब्लम ही है. सफिशिएंट न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है. चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है कि इतना न्यूट्रिशन मिल जाए कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, है ना. देखिए, एक और क्या है? फैमिली को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अनमैच्योर स्टेज में नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना चाहिए. बताइए, नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटजी स्टार्ट कब हुई? ये मेन पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है. ठीक है, कंप्लीट एग्जाम में पूछ लेता है फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटजी कब से स्टार्ट हुई. तो ये स्टार्ट हुई 1951 से. ठीक है, RCHO के थ्रू. ठीक है, RCHO क्या है बताइए? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ 1951 में. ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कैसे करें और बर्थ को कंट्रोल कैसे करें. तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. ठीक है, ये भी कितने टाइप से होता है? तो ये भी 3 टाइप से होता है. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में. फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हम कैलेंडर मेथड
या फिर रिदमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, किसे? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। देखिए इसमें क्या होता है, हमें पता है कि देखिए ये एक चार्ट है, ठीक है, जो कि 1 2 यहाँ 7 डेज है, ठीक, और यहाँ पे फिर से 1, देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 28, ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है। यहाँ पे होता है 14 डेज। हमें पता है कि 1 से 14 डेज के बीच में अगर पॉपुलेशन होता है तो ये पॉपुलेशन कैसा होता है? सेफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 14 डेज से लेकर के 28 डेज तक में पॉपुलेशन हो रहा है, तो इसमें वुमेन्स जो है वो क्या हो सकती हैं? प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये ओव्यूलेशन फेज होता है ना, इसमें एग बन जाते हैं और इसमें एग नहीं बनता है, इसलिए सेफ फेज होता है, ठीक है। इसमें अगर पॉपुलेशन होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए जब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि 1 to 14 डेज तक में ही आपको पॉपुलेशन करना है, ठीक है, जिससे कैलेंडर मैटर या रिदमिक मैटर भी कहते हैं, ठीक है। 14 to 28 डेज तक नो नीड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या होता है? It is also known as calendar or rhythmic method. In this method, during ovulation time, fertilization possibility is present. So in this duration, there is no need of population. ठीक है? अब हमें पढ़ना है केमिकल मेथड। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल मेथड तो समझ में आया, तो अब हमें पढ़ना है केमिकल मेथड। सेकंड वन इज केमिकल मेथड। देखिए कुछ केमिकल मेडिसिन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। टोटल 4 केमिकल मेडिसिन दी हुई है जो क्या करती हैं? बर्थ कंट्रोल करती है, ठीक है। हमें 4 केमिकल मेडिसिन के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, सेकंड है डिको प्रोवेरा, थर्ड है नॉर प्लांट कैप्सूल और फोर्थ है नॉन ऑक्सीजन 9, ठीक है। ये 4 ऐसी मेडिसिन हैं, 4 ऐसी दवा है जिससे कि बर्थ क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि फीमेल को एक ऐसी, देखिए सबसे पहले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो इसमें फीमेल जो है जब मेडिसिन लेती है, पिल्स लेती है, ठीक है, तो कुछ एस्ट्रोजन हार्मोनल पिल्स लेती है और कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल पिल्स लेती है, जो कि रिस्पांसिबल होता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच के लिए, ठीक है। और ये जब हार्मोन चेक होता है तो इवोल्यूशन के टाइम में इसका देखिए मेन काम यही है कि ये कुछ ऐसी मेडिसिन फीमेल लेती हैं जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का चेकअप हो जाता है, ठीक है। और अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद रहे होते हैं उसका तो उनकी ये डेथ कर देता है, किसकी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए क्या होता है कि कोपुलेशन के बाद अगर ये दोनों हार्मोन्स बनने लगते हैं फीमेल में, तो ये मेडिसिन लेने के बाद, ये पिल्स लेने के बाद फीमेल के ये दोनों हार्मोन क्या कर जाते हैं? डिस्ट्रॉय कर जाते हैं और उनकी जो बर्थ की चांसेस रहती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक फीमेल टेक द पिल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, व्हिच आर रिस्पांसिबल टू चेक आउट द secretion of FSH and LH hormone. These hormones check out the ovulation. It's deemed it is the medicine responsible to cause the heart related disease in female. देखिए ये सब मेडिसिन जो है, ये 4 मेडिसिन ये फीमेल्स को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मतलब क्या है? जिससे कि हम समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितनी हार्मफुल है मेडिसिन। अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो उससे क्या होगा? हार्ट रिलेटेड डिजीज कॉज हो जाएंगे, ठीक है। हार्ट रिलेटेड इस मेडिसिन से हार्ट रिलेटेड डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये मेडिसिन की क्या है? डिमेरिट है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड मेडिसिन दैट इज डिको-प्रोवेरा, तो इसको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। डिको-प्रोवेरा जो है वो एक टाइप का क्या है? इंजेक्शन है और ये असर कब करता है? तो 3 मंथ में, 3 महीने में ये असर करता है, ठीक है। डिको-प्रोवेरा नाम का एक इंजेक्शन है जो कि पॉपुलेशन के बाद दिया जाता है, जिसमें कि 3 मंथ के बाद ये असर करता है और जो बर्थ होने वाला होता है जिस बेबी का उसको क्या करता है? डेथ कर देता है, ठीक है। और थर्ड है नॉन प्लांट कैप्सूल। ये क्या है? तो देखिए इस कैप्सूल में कोलेस्टेरॉल हार्मोन जो होता है वो सर्जरी के थ्रू या फिर कैप्सूल ट्रांसफर के थ्रू क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ओके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिमूव कर दिया जाता है, ओके। और ये 5 ईयर के लिए इफेक्टिव रहता है, ठीक है। कितना दिन के लिए? 5 ईयर के लिए, यानी 5 साल तक उसके बाद अगर पॉपुलेशन हो रहा है तो कोई भी बर्थ की चांसेस नहीं रहेगी, बर्थ क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसके बाद आपको मतलब बर्थ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे सर्जरी के थ्रू निकाला भी जा सकता है इस कैप्सूल को, ठीक है। तो नॉन कैप्सूल क्या है? इन दिस इट इज थिन कैप्सूल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बाय सर्जरी मेथड. This capsule transfer in a female pelvic cavity. It is effective in 5 years according to NWD need. This capsule is removed by surgery. Okay. Now fourth one is non-oxynol 9. ये क्या है? ये कौन सी कैप्सूल है? देखिए ये फोमी जेल कलर सब्सटेंस होता है जो कि फीमेल्स के वजाइना के अंदर एंटर कर दिया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन पीरियड में। और उसके बाद क्या होता है? इसका भी सीरियल होता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये फोमी सब्सटेंस होता है, ठीक है,
फीमेल में एंटर कर जाता है। ओके, it is forming radical substance secreted in the vagina of female during copulation period. This chemical is responsible to spermicidia. Okay, so दो प्रोसेस तो खत्म हो गई। अब थर्ड प्रोसेस है फिजिकल मेथड। तो चलिए फिजिकल मेथड समझ लेते हैं। फिजिकल मेथड क्या है? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड हमने स्टडी कर लिया है। अब हमें पढ़ना है फिजिकल मेथड के बारे में। ठीक है, देखिए फिजिकल मेथड में कितने टाइप का होता है? तो फिजिकल मेथड टू टाइप का होता है। एक होता है आई यू डी, इन द सेंस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और एक होता है बैरियर मेथड। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है ना, वो एक कॉपर टी नाम की डिवाइस होती है, जो क्या किसकी होती है? बनी हुई प्लास्टिक से बनी हुई होती है। इसको एंटर करा दिया जाता है ना फीमेल के यूटेरस में। ठीक है, फीमेल के यूटेरस में एंटर कर देता है। और अगर ये अच्छे से एंटर नहीं हो पाती है, इन द सेंस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है जाती है, अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, तो फीमेल्स को इससे पेन भी होता है और कुछ टाइम के बाद और सी डिजीज हो जाती है, कैंसर डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है, अदरवाइज इससे कैंसर नाम की डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, बैरियर मेथड में हम लोग 2 टाइप के प्रोटेक्टिव शीट यूज करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? 2 टाइप के। ओके, ये दोनों प्रोटेक्टिव शीट है मेल और फीमेल के लिए। इसे यूज किया जाता है जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है गैमेट्स का। ओके, आई होप कितना आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को पॉपुलेशन स्टिमुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल क्लियर हो गया होगा। आई होप। ओके, देखिए इसमें एक और मेथड आ जाता है जो कि कोई खास मतलब उसका यूज तो नहीं है, जो कि कभी पूछता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम उसे नोट कर सकते हैं। विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, इस मेथड का नाम है। इसमें क्या होता है ना, from the vagina just before the ejaculation से पहले, ejaculation से जस्ट पहले क्या होता है? पहले इसको वजाइना से रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं व्हाट? विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, अब देखिए अब एक वर्ड यूज होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, जिसे हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहली बात ये थी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद केमिकल मेथड, फिर फिजिकल मेथड, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया। अब हमें पढ़ना है लैक्टेशनल एमेनोरिया या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, जिसे कि हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कैसी प्रोसेस है? इसमें क्या होता है? पांचुएशन के बाद, पांचुएशन मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताया एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म, उसके बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, पैचुएशन के बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से नो एनी फर्टिलाइजेशन और जिसकी वजह से कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है? देखिए पांचुएशन जब हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी का जब जन्म हो जाता है, उसके बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है। ठीक है, जिस बीच कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड में ना सर्जरी होती है। ठीक है, इसमें सर्जरी होती है और सर्जरी से एक ऑर्गन मेल का या फिर एक ऑर्गन फीमेल का रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए उस सर्जरी को क्या कहते हैं? एक सर्जरी को हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक, और एक को कहते हैं
वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है ना कि जो फीमेल होती है, फीमेल का ओविडक्ट कट किया जाता है और उसके बाद टाई कर दिया जाता है विद ईच अदर। ठीक है, देखिए जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, था ये दोनों क्या है हिस्सा, ओविडक्ट, यहाँ ओविडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ओवरी बन रही है, अभी ओवरी बने, ओवरी में ओवा बनेगा, ओवा से ही आएगा ओविडक्ट में, ठीक है, ओवा। तो देखिए उससे पहले ही यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और यहाँ से इधर वाले को भी कट कर दिया जाता है और इन दोनों को ले आकर के एक दूसरे से टाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये सर्जिकल पैड होता है, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जिसकी वजह से जब एग अंदर जाएगा ही नहीं ओविडक्ट में तो बताइए फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ट्यूबेक्टॉमी की। सेम वैसे वैसेक्टॉमी में मेल में वास्ट डिफरेंस, जो इधर की ऐसे और ऐसे लाइन थी, बीच वाले हिस्से के अलावा जो इधर से ऐसे और ऐसे लाइन आ रही थी, इन दोनों को कट कर दिया जाता है और आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेल गैमेट जो है वो पास करेगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसे टॉमी समझ में आया, इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और एक दूसरे से टाई कर दिया जाता है, सर्जिकल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं वैसे टॉमी, ओके क्लियर है। इनफैक्ट ये परमानेंट सर्जरी नहीं होती है, अगर आप चाहें तो इस सर्जरी को ओपन करवा सकते हैं और ये सर्जरी फिर जब ये आपके ऑर्गन्स ओपन हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इजीली हो सकती है और नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एमटीपी, इन द सेंस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ओके। ये कैसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लॉन्च किया गया था 1971 में, कहां पे, फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में, ठीक है। इसमें क्या था कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ, बिफोर फुल टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं 9 मंथ, ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले, फुल टाइम कंप्लीट होने से पहले उसको क्या करा देना, टर्मिनेट करा देना, क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की प्रोसेस, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं एमटीपी के, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो है होंगे, आखिर ऐसे ही थोड़ी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इसके बेनिफिट्स देखे गए होंगे। देखिए इसके बेनिफिट्स ये थे कि जो भी चाइल्ड अनडिजायर्ड चाइल्ड, यानी कि जो कानून नहीं है, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब कोई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, या फिर डैमेज्ड फीटस, ठीक है। अनडिजायर्ड चाइल्ड यानी कि एक ऐसे बच्चे जो कि मतलब डिजायरेबल नहीं है, जो कि कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे बच्चे। और डैमेज्ड फीटस यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा फीटस है जिसकी कि एक फिंगर डेवलप नहीं कर रही है या फिर ब्रेन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सब बच्चे को क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। ये फायदा था किसका, एमटीपी का, ठीक है। अवॉइड कितने मंथ में हो सकता है, 3 मंथ तक, इन द सेंस 12 वीक तक अबॉर्शन हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है, इसका ये बेनिफिट था। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हो गए, डीमेरिट्स क्या हो गए कि लोग अबॉर्शन कराने लगे, किसका, गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। अगर गर्ल चाइल्ड डेवलप कर रही होती है तो उसे लोग क्या करने लगे, डेथ कराने लगे, ठीक है। तो इससे टर्मिनेट कराने लगे, इसे हम कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ एमटीपी, ठीक है। तो समझ में आया कि एमटीपी क्या है, एमटीपी के बेनिफिट्स क्या हैं और एमटीपी के डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस क्या होती है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एमनियोसेंटोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस इज अमीनोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस को हम पैरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड कितना निकाला जाता है, तो 10 से 20 ml। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है बताइए, प्लेसेंटा के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 ml निकाला जाता है फीमेल के अंदर से, जिससे कि क्या हो सकता है, चेक हो सकता है कि कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, किसमें एबनॉर्मैलिटी, फीटस, जो फीटस डेवलप कर रहा है फीमेल के अंदर, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, उसके मतलब कोई ऑर्गन मिसिंग हो या फिर ब्रेन अनडेवलप हो, ठीक है, या फिर चाइल्ड किसी भी टाइप से डैमेज हो, ठीक है। तो इसको इसलिए बनाया गया, ये एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस को इसलिए बनाया गया था ताकि इसके एमनियोटिक फ्लूइड को दिखाया जाए 10 से 20 ml, और बस इतना पता किया सकते कि कोई जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है तो उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही पता करने के लिए एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस बनाया गया।
और देखिए क्या इस फ्लूइड को निकालने के बाद चेकअप के बाद ये फ्लूइड वेस्ट हो जाता था तो नहीं, इसे फिर से फीटस के अंदर एंटर करा दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि अगर ये फ्लूइड को देखिए, इस फ्लूइड को री एंटर करा दिया जाता था, री एंटर इन वेयर प्लेसेंटा। अगर ये री एंटर नहीं होता था ना, ठीक है, फीटस को मेंटली डिसऑर्डर हो जाता था, ठीक है। देखिए अगर इसे हम री एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, चेकअप के बाद, तो फीटस को क्या हो जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर बच्चा अगर मेंटली डिसऑर्डर नहीं भी था तो उसे मेंटली डिजीज कॉज हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए री एंटर कराना जरूरी है। देखिए इससे हुआ क्या ना, डीमेरिट्स इसके हो गए कि लोग ये चीज अब और मतलब एबनॉर्मलिटी चेक कराने के बजाय लोग इसमें क्या चेक कराने लगे, लोग फीमेल मतलब जेंडर चेक कराने लगे, और जेंडर चेक कराने लगे तो क्या फीमेल अगर निकालती थी तो फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था, यानी कि उसके जन्म लेने से पहले ही पूछा जाता है एग्जाम में कि फीमेल फर्टिसाइड क्या है, फीमेल के जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु करा देना क्या है, फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है। और एक और मेन पॉइंट सुन लीजिए सिर्फ आप लोग, if amniotic fluid amount is 250 ml is removed from fetus, then this fetus not developed and it undergoes abortion। अगर amniotic fluid fetus के अंदर से 250 ml तक निकाल दिया जाता है, 10 से 20 ml में चाहिए लेकिन 250 ml तक निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद fetus जो है डेथ कर जाएगा और abortion करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया amniocentesis क्या है, टोटल क्लियर हो गया। अब हमें समझना है sexually transmitted disease and their control, ओके। अब हमें स्टडी करना है sexually transmitted disease and their control, ओके। पास से जो भी डिजीज ट्रांसफर होती है उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती कितनी, टोटल 8 डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। उन सभी डिजीज का, उन सभी बीमारियों का हम नेम नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके उन सभी के बारे में स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट है साइफिलिस, सेकंड इज गोनोरिया, थर्ड वन इज chlamydia, fourth one is trichomonosis, and then genital marks, and then genital warts, ये सब डिसीज के नाम है, ठीक है। and then AIDS, and last one is हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इन सभी बीमारियों के बारे में हमें स्टडी करना है, इन सभी डिजीज के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है, इस टॉपिक में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट साइफिलिस। उन सभी 8 डिजीज में सबसे पहले है साइफिलिस। साइफिलिस डिजीज क्या होती है, कैसे कॉज होती है, इसका कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये डिजीज कॉज किससे होती है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम से, ठीक है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम है क्या, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से साइफिलिस डिजीज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अगर हम इनके सिम्टम की बात करें कि जब ये डिजीज होती है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली फीवर होगा, ठीक है, स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग कहाँ होगी, इन लिम्फ नोड, लिम्फ्स के नोड पे, यानी कि जहाँ पे लिम्फ्स जुड़ी हुई हैं वहां पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी। स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर स्पॉट्स बनने लगेंगे, स्किन के ऊपर स्पॉट्स बनने लगेंगे, ठीक है, ब्लैक वाइट ये सब स्पॉट्स बनने लगेंगे स्किन पे। और कुछ टाइम के बाद वार्ड्स बनने लगेगा, वार्ड्स इन द सेंस गिल्टी, जिसे हम गिल्टी कहते हैं, वार्ड्स ये बनने लगेगा, जो कि क्या होता है, काफी डेंजरस होता है। डेंजरस किसके लिए होता है, एम्ब्रियो के लिए, जो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर डेवलप कर रहा है उसके लिए काफी क्या होता है, डेंजरस होता है। अब बताइए इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, तो इसके ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, टेट्रा साइक्लिन एंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, क्या है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिससे कि इनका कंट्रोल हो सकता है, साइफिलिस का, ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है, ओके। तो साइफिलिस डिजीज कंफर्म हुई कि साइफिलिस डिजीज caused by Trypanosoma pallidum bacteria. Their main symptom is fever, swelling in lymph node, spot on skin. After some time, warts like guilty is arises. It is dangerous in an embryo of female, and their treatment takes place by tetracycline and penicillin antibiotic medicine. Okay. अब हम स्टडी करने गोनोरिया डिजीज के बारे में। So let's discuss about गोनोरिया। गोनोरिया ये कैसी डिजीज है, ये कॉज होती है निसेरिया
गॉनोराई बैक्टीरिया से, ठीक है। ये डिजीज होती कॉज होती है निसेरिया गॉनोराई बैक्टीरिया से, ठीक है। जो कहाँ रहती है निसेरिया डिजीज होती है, निसेरिया बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहता है, तो यूरेथ्रा ऑफ मेल के यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और समटाइम्स इन फीमेल आल्सो। इसका सिम्टम क्या होता है गोनोरिया डिजीज का, तो सिम्टम इसका मेन यही होता है कि इरिटेशन होती है। इरिटेशन कब, ड्यूरिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के एक्सक्रीशन के टाइम पे इरिटेशन होती है, ठीक है। इनफैक्ट और क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो पेन अराइज हो जाता है, पेन अराइज इन पेल्विक कैविटी में पेन होता है। देखिए पेन अराइज होने लगता है पेल्विक कैविटी में, ठीक है। और क्या होता है, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। पेन अराइज, एक और पेन जो है अराइज होने लगता है इन सैक्रोटम सैक में पेन अराइज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, गोनोरिया डिजीज के। इनफैक्ट ये जो बैक्टीरिया है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत ही तेजी से फैलता है, ठीक है, बाय द पॉपुलेशन प्रोसेस, ओके। ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होता है। कौन सा बैक्टीरिया, निसेरिया गॉनोराई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एपिडिडाइमिस को भी क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड और एपिडिडाइमिस इस कांटेक्ट में कभी-कभी आ जाते हैं, अदरवाइज इससे पर्सन इसको यूरेथ्रा को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, यूरेथ्रा में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप कि गोनोरिया डिजीज आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब मैं पढ़ना है चलमाइडिया डिजीज के बारे में, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट चलमाइडिया डिजीज। चलमाइडिया डिजीज ये कैसी डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं ये किसके थ्रू होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कंट्रोल कैसे करें। ये डिजीज जो होती है ये चलमाइडिया ट्रिकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से कॉज होती है ये बीमारी, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, एक और ध्यान रखिए कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इंटरकॉर्स के टाइम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाती है। देखिए मेल में अगर ये बीमारी होती है तो उसे हम कहते हैं यूरिथ्रिटिस, ठीक है। और अगर एक फीमेल में ये बीमारी होती है तो इस बीमारी को हम कहते हैं सर्विसिटिस, ओके। अब देखिए अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ये बीमारी ठीक कैसे होगी, टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से ये बीमारी क्या होती है, ठीक हो पाती है, ठीक है। समझ में आया चलमाइडिया डिजीज के बारे में। अब देखिए अब हमें पढ़ना है ट्राइकोमोनोसिस डिजीज। सो व्हाट इज ट्राइकोमोनोसिस डिजीज, लेट्स डिस्कस अबाउट ट्राइकोमोनोसिस। ट्राइकोमोनोसिस डिजीज ये किसके थ्रू होती है, क्या होती है, सब कुछ समझ लेते हैं। ये डिजीज होती है ट्राइकोमोनोसिस विजेनलिस नाम के प्रोटोजोआ से। अभी तक जो डिजीजेस हुई वो किसके थ्रू हुई, बैक्टीरिया के थ्रू, लेकिन ट्राइकोमोनोसिस डिजीज जो है ये होती है प्रोटोजोआ के थ्रू। कौन सा प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनोसिस विजेनलिस प्रोटोजोआ के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, ये मेल के यूरेथ्रा में होती है ये डिजीज। और अगर हम बात करें फीमेल की तो ये फीमेल में कहाँ होती है, फीमेल के वेजाइना, ठीक है। ये स्प्रेड भी होती है पॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जो भी ये सब एस्टेटिक डिजीज है ये सब कुछ क्या होती है, ट्रांसफर भी होती है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफर होती है पॉपुलेशन के थ्रू। अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पेन अराइज होता है, ठीक है। लेकिन पेन अराइज किसमें होता है, मेल में। फीमेल में कोई पेन वगैरह अराइज नहीं होता है, नॉर्मली डिजीज बस चलती रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ये डिजीज ठीक कैसे होगी, तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं जिसके थ्रू इस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ओके। तो ट्राइकोमोनोसिस डिजीज पे आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब हमें स्टडी करना है जेनेटिकल हार्ट डिजीज के बारे में। जेनेटिकल हार्ट ये कैसी डिजीज है, ये डिजीज कॉज होती है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड के थ्रू, ठीक है। ये एक वायरस है हर्प्स सिम्प्लेक्स सेकंड नाम का एक वायरस है।
इसके थ्रू ये डिजीज कॉज होती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसमें स्वेलिंग हो जाती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होंगे? जो भी जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं यानी कि जो भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं उसमें क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग हो जाएगी। और कुछ बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड क्या होने लगेगा? सीक्रेट होने लगेगा। ठीक है, अगर इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें कि डिजीज ठीक कैसे होगी, तो एक दवा का नाम है जिसका नाम है एसिक्लोविर। एसिक्लोविर नाम की जो मेडिसिन है, इसको लेने से ये बीमारी जो है जेनेटिकल हॉब्स नाम की, ये क्या होती है? ठीक हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ना है जेनेटिकल हॉर्स डिजीज के बारे में। नेक्स्ट डिजीज है जेनेटिकल वॉर्ड्स। जेनेटिकल हॉर्स समझ में आ गई? जेनेटिकल वॉर्ड्स समझ लेते हैं। ये कॉज होती है पेप्टिलोमा वायरस के थ्रू। पेप्टिलोमा वायरस के थ्रू ये डिजीज कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में एक वार्ड्स लाइक, वार्ड्स इन द सेंस ट्यूमर, गिल्टी, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है। ठीक है, और अगर इस वार्ड्स ट्यूमर की सर्जरी नहीं होगी, ठीक है, तो कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है? कैंसर। इसके जैसे ही हमें पता चलता है कि ये डिजीज किसी फीमेल के अंदर है, उसको तुरंत क्या कराना चाहिए? सर्जरी करानी चाहिए, अदरवाइज कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया कि सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ठीक है, जिस सर्जरी का नाम है लेजर। ठीक है, लेजर सर्जरी से ये ठीक हो जाती है आसानी से। ठीक है, और एक मेडिसिन भी होती है जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन मेडिसिन। ये मेडिसिन भी साथ में लेनी पड़ती है। जब सर्जरी होती है तब डॉक्टर्स क्या करेंगे? अल्फा इंटरफेरॉन नाम की एक दवा देंगे, इसको भी साथ में लेना पड़ता है। देन जेनेटिकली हॉर्स डिजीज जो है वो क्या होती है? क्योर हो जाती है। एंड देन हमें पढ़ना है एड्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एड्स। नेक्स्ट डिजीज इज AIDS, AIDS। इन द सेंस इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको डिस्कवर किसने किया था बताया? एल मोंटेजियर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इस बीमारी को सबसे पहले खोजा था और इन्होंने बताया था कि डिजीज किसके थ्रू होती है? तो HIV वायरस के थ्रू होती है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके थ्रू ये डिजीज होती है। कौन सी? एड्स। और ये किस पे जा करके अटैक करता है? HIV वायरस टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल पे जा करके अटैक करता है, जिसका नाम होता है, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट जाकर किस पे अटैक करता है? ल्यूकोसाइट के टी हेल्पर सेल पे जा करके अटैक करता है। कौन? HIV वायरस। और जैसे ही अटैक करता है तुरंत क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज गोना डैमेज। तुरंत इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एड्स के? तो लॉस ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होने लगता है? लॉस होने लगता है। पिंपल्स अराइजेस ऑन फेस एंड बॉडी। ओके, फेस और बॉडी पे पिंपल्स अराइज होने लगते हैं। लीवर बिकम डैमेज। लीवर भी क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। प्लस फीवर भी आता है। ठीक है, तो ये इनके सिम्टम्स है। ठीक है, ये चारों, सॉरी ये पांचों इसके क्या है? सिम्टम्स। ओके, अब देखिए, अब इस डिजीज को हमें प्रिकॉशन मतलब क्योर कैसे करना है तो उसको भी समझ लेते हैं। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो डू नॉट यूज इंजेक्शन। जो इंजेक्शन यूज हो चुका है उसको फिर से यूज ना करें। मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड को बताइए डोनेट करना चाहिए? इन्फेक्टेड ब्लड को डोनेट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बीमारी का पता कैसे चलता है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिजा। एलिजा नाम का एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है बीमारी के बारे में। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड। ठीक है, ये कैसा टेस्ट है? तो ये अल्कलाइन टेस्ट है। ओके, मतलब ये क्लियर है इस डिजीज के बारे में टोटली। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हमें पढ़ना है हेपेटाइटिस डिजीज के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिजीज क्या है? ये वायरस के थ्रू कॉज होती है, हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू। ठीक है, और इसका पहला सिम्टम क्या है? अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम एक जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, और अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ jaundice isn't take, then हेपेटाइटिस बी कॉज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जॉन्डिस हो जाता है, और जॉन्डिस का प्रॉपर क्लियर नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अच्छा हेपेटाइटिस बी तो समझ में आ गया। अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस में 3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो इसे हम सीरोसिस नाम से जानते हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है, जल्दी होती नहीं है। ठीक है, और ना ही ये ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए किससे होती है? अनहाइजीन। अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होगी? हेपेटाइटिस। इसके सिम्टम की अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के, तो देखिए सुई वॉकर। ठीक है, और एक और सिम्टम होता है माल न्यूट्रिशन। ओके, ये सिम्टम्स थे किसके? हेपेटाइटिस के। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हेपेटाइटिस क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना है इनफर्टिलिटी के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सारी डिजीज, एसटीडी की सारी डिजीज क्या होगी? फिनिश हो गई। अब हमें पढ़ना है इनफर्टिलिटी के बारे में। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी। Infertility in the sense unable to produce next generation. Infertility in the sense unable to produce next generation. ठीक है, 2 से 10% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि unable to produce next generation, जो कि next generation produce नहीं हो पाती। ठीक है, देखिए इसकी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिससे कि इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है? रिमूव हो सकती है। तो some of the techniques to free with infertility are, फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। इसे डिस्कवर किया था स्टेफोर्ड एडवर्ड साइंटिस्ट ने कब? 25 जुलाई 1978 को। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था जिससे कि जो चाइल्ड का बर्थ हुआ था, उस चाइल्ड का नाम था, एक लड़की का जन्म हुआ था। ठीक है, वो चाइल्ड एक गर्ल चाइल्ड थी जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम था लॉइस जॉय ब्राउन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ था। ठीक है, कौन सी टेक्निक से? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से। ठीक है, अब चलिए अब हमें समझना है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है? आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए, जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप शेयर करिए। जितने भी आप लोग कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर करिए। अब देखिए आप पढ़ना है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। जिसे हम IUI के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है IUI और फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है, कभी कभी क्या होता है ना, मेल गैमेट अगर अनहेल्दी रहता है, यानी कि अगर स्पर्म जो रहता है वो अनहेल्दी रहता है, जिसकी वजह से वो अनेबल टू फर्टिलाइज होता है, यानी कि फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, अनेबल टू फर्टिलाइज। तो इस केस में क्या होता है कि स्पर्म को रिलीज किया जाता है। ठीक है, एंड प्रिपेयर as well as developed in laboratory। ठीक है, इस कंडीशन में उसे प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है लेबोरेटरी में।
और इसके बाद इसी स्पर्म को क्या किया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है। कहाँ, यूटेराइन पार्ट में, ठीक है, यूटेराइन पार्ट में इसे इंसेमिनेट कर दिया जाता है और फीमेल। कब इंसेमिनेट किया जाएगा बताइए, जब एट दी विच टाइम, ओव्यूलेशन टाइम, ठीक है, ओव्यूलेशन जब हुआ उस समय पे इसे इंसेमिनेट कर दिया जाता है फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद ये जा करके स्पर्म जो है वो ओवर के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज कर जाता है और नेक्स्ट जनरेशन का बर्थ होता है, ठीक है। समझ में आया आई वाई आप लोगों को टोटल। तो अब हमें समझना है आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आईवीएफ। आईवीएफ दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कैसी टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इसे हम एक और नाम से, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, ओव्यूलेशन होता है, लेकिन कहाँ होता है, ओव्यूलेशन इन लैब, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है लेकिन लैब में होता है। क्या होता है कि ओव्यूलेशन जब होता है तो एक बनेगा ओवा, ठीक है, जिसे ओवा कहते हैं। इसे स्पर्म से क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज करा दिया जाएगा इस मेथड के थ्रू, तो लैट्रो इसको मेथड के थ्रू, ठीक। उसके बाद लैब में ही जब फर्टिलाइज हो गया तो क्या बना, जाइगोट बन गया, और लैब में ही क्लीवेज कराया जाता है और क्लीवेज करा के ये किसमें फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये सब मेथड कहाँ होते हैं, लैब में ही होते हैं, ठीक है? और जब एम्ब्रियो बना तो ये किस फॉर्म में बनता है, ब्लास्टुला, ठीक है। और ब्लास्टुला फिर डेवलप कब किस में करेगा, ब्लास्टुला डेवलप कर जाएगा मेडुला में, और जब मेडुला डेवलप कर गया तो मेडुला को यूटेराइन पार्ट और फीमेल में इंसेमिनेट करा दिया जाता है, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई ये आईवीएफ टेक्निक भी, ओके। अब हमें समझना है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये कैसी टेक्निक है, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, ये कैसी टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के यूटेराइन पार्ट में क्या किया जाता है, इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ यही टेक्निक थी इसमें, ओके, जिसमें मेल डायरेक्ट फीमेल यूटेराइन पार्ट में इंसर्ट कर देता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट डेवलप करता है और जाइगोट नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे देता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, ओके, क्लियर हुआ। अब सुनिए, गिफ्ट तो समझ में आ गया, अब एक और टेक्निक हम यहीं पे समझ लेते हैं, दैट इज जिफ्ट। जिफ्ट को हम फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है ना कि 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए जाइगोट को लैब में डेवलप कराया जाता है, ठीक, एंड आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद क्या किया जाता है, इट इज रीशिफ्टेड इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सिर्फ इसमें जाइगोट का एक थोड़ा सा काम है, जाइगोट को क्या किया जाता है, लैब में डेवलप कराया जाता है 24 घंटे के लिए, उसके बाद उसे रीशिफ्ट कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन का जन्म हो जाता है। तो बताइए ये आप लोगों को चैप्टर क्लियर था, चैप्टर में कोई डाउट नहीं था, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर में कोई डाउट नहीं समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक आप लोग नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।